न जाने कितने हजार सालों से लोगों के मन में ये सवाल रहा होगा कि ये मैटर जो है, ये मैटर आखिर किस चीज से बना हुआ है। तो 19th सेंचुरी के शुरुआत तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में ये आ चुका था कि मैटर जो है ये फंडामेंटली बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है और इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया एटम। लेकिन उस समय लोग ये सोचा करते थे कि ये जो एटम है ये इनडिविजिबल है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, यही बिल्कुल फंडामेंटल पार्टिकल है। इवन जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में यह कहा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। लेकिन 19th सेंचुरी के अंतिम भाग में, सेकेंड हाफ में, इसके अंत आते आते ये जो थ्योरी है ये थ्योरी गलत साबित हो गया। बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए, उससे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल निकल के आया जो कि एटम से काफी छोटा है और वो एटम से ही निकला। तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स आज कहा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ये कॉन्सेप्ट टूटने लगा। 19th सेंचुरी के लास्ट में एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा पार्टिकल साइंटिस्ट ने खोज निकाला था जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल मास का है और जिसमें नेगेटिव चार्ज है। अगर एटम के साथ कंपेयर किया जाए तो जो पार्टिकल डिस्कवर्ड हुआ वो जो पार्टिकल है उसका मास नेग्लिजिबल है एटम के कंपैरिजन में और उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये किसी एक साइंटिस्ट का क्रेडिट नहीं जाता है इसके लिए, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट्स का कंट्रीब्यूशन था। सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और इस पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को पता लगाया। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरह से, अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली इस एक्सपेरिमेंट को किया और अलग अलग रिजल्ट निकल के आया। सबके बाद ये पता चला कि वो जो पार्टिकल है उसका मास नेग्लिजिबल है और उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो इस पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में एक साइंटिस्ट जिसका नाम हमें बहुत ही स्पेसिफिकली लेना होगा, वे साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने बहुत ही इनक्रेडिबल काम किया है, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। खासकर इलेक्ट्रॉन के सेंस में अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज का जो रेशियो है, इस रेशियो को उन्होंने पता लगाया था और उन्होंने ये दिखाया था कि चाहे इलेक्ट्रॉन का सोर्स कुछ भी हो, कहीं से भी वो एमिटेड हो, उसका जो मास और चार्ज का रेशियो है, ये मास और चार्ज का रेशियो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के अंदर का एक हिस्सा है। अब अगर देखा जाए, जे थॉमसन ने ये देखा कि एटम जो है ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसमें कोई नेट चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहे जिसमें कि नेगेटिव चार्ज हो, तो इस एटम को न्यूट्रल होने के लिए कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होना होगा ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके ये न्यूट्रल हो जाए। तो इसके लिए जे थॉमसन ने एटम का जो स्ट्रक्चर कंसीडर किया, इस स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने 3 पॉसिबिलिटी को कंसीडर किया था। पहला कि ईच नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन वाज पेयर्ड विद पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है किसी ना किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ ये पेयर बना के रहता है। इसीलिए जो एटम है, ये एटम के अंदर की बात कर रहे हैं हम, इसीलिए जो एटम है ये एटम न्यूट्रल होता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी उन्होंने कंसीडर किया था। दूसरा पॉसिबिलिटी उन्होंने कंसीडर किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप फिलहाल याद रखिएगा, आगे ये काम आएगा, कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स तब तक डिस्कवर्ड हो चुका था। तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटेड अ सेंट्रल रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये अगर एटम है तो इसके बिल्कुल बीचों बीच, ये अगर एटम है तो इसके बिल्कुल बीचों बीच पॉजिटिव चार्ज रिसाइड कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके चारों तरफ ये रिवॉल्व करता है। ये सेकेंड पॉसिबिलिटी उन्होंने कंसिडर किया था। लेकिन इन दो पॉसिबिलिटीज को, फर्स्ट और सेकंड पॉसिबिलिटीज को उन्होंने पब्लिश नहीं किया था, बल्कि उन्होंने थर्ड पॉसिबिलिटी को पब्लिश किया था। थर्ड पॉसिबिलिटी जे थॉमसन के हिसाब से ये था कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्यूपाई करता है रीजन ऑफ स्पेस दैट वाज यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड। मतलब एटम का जो रीजन है ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसी के चारों तरफ रिसाइड करता है, इसी स्पेस में रिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन। तो इसे उन्होंने पब्लिश किया था। आगे चल के ये जो एटम का ये स्ट्रक्चर है जिसे कि थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, ये गलत साबित हो जाता है। लेकिन ये जो गलत साबित हुआ इससे हम जे थॉमसन का जो क्रेडिट है ये हम नहीं ले सकते हैं। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक वर्ल्ड के प्रति, ये कंट्रीब्यूशन इमेंसली हाई है, बहुत ज्यादा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जे थॉमसन वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जो मास और चार्ज का रेशियो पता किया था इलेक्ट्रॉन का, उसके इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। सिर्फ यही नहीं, थॉमसन के बहुत सारे स्टूडेंट्स और रिसर्च असिस्टेंट्स बेहतरीन साइंटिस्ट बने। उनमें से 8 साइंटिस्ट्स को नोबेल प्राइज मिला। आप सोच सकते हैं 8 साइंटिस्ट्स को नोबेल प्राइज मिला जो कि थॉमसन के अंडर काम कर चुके थे या उनके स्टूडेंट थे। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली थॉमसन के बेटे को भी नोबेल प्राइज मिला। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थॉमसन कितने इन्फ्लुएंशियल थे। मैं सिर्फ 3 स्टूडेंट का नाम यहां पर लूंगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर और मैक्स बॉर्न। मैं सिर्फ 3 नाम ले रहा हूं उनमें से। मैं 3 नाम इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि एटम का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के खोज में इनका बेहतरीन योगदान रहा। और मैक्स बॉर्न ने क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में बेहतरीन काम किया। तो सबसे पहले आता है किसका नाम? अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 2 साइंटिस्ट हांस गेइगर और अर्नेस्ट मार्स्टन के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड लीफ में अल्फा पार्टिकल, जो कि हीलियम न्यूक्लियस होता है, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया। और इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला, वैसे रदरफोर्ड थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट बिल्कुल ही अलग था जो कि थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल बता रहा था। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, इसे सिर्फ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, गेगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो इस सेम एक्सपेरिमेंट का तरह तरह का नाम है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट के हिसाब से रदरफोर्ड को यह समझ में आया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरा का पूरा एटम में रिसाइड नहीं करता है, बल्कि एटम के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही छोटा सा रीजन ऑक्यूपाई करता है पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन्स। आपको याद होगा जो सेकंड पॉसिबिलिटी जे थॉमसन ने कंसीडर किया था वो एग्जैक्टली यही था, और रदरफोर्ड थॉमसन के ही स्टूडेंट थे। बाकी आप अंदाजा लगा लीजिए। तो रदरफोर्ड ने यह पाया कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज एक छोटा सा वॉल्यूम में, एटम के सेंटर में एक छोटा सा वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होता है, और उसे नाम दिया गया, उस छोटे से रीजन को नाम दिया गया न्यूक्लियस। ये जो रीजन है, इस रीजन को नाम दिया गया न्यूक्लियस। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ये उस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है।
और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। और एटम के इस मॉडल को नाम दिया गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन इस मॉडल में एक खामी है, एक कमी है। वो कमी क्या है कि इससे पहले एक साइंटिस्ट मैक्सवेल ने यह कहा था कि जो चार्ज एक्सीलरेटेड होता है वो एनर्जी रेडिएट करता है। अब देखिए, अगर सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव करता है तो ऑब्वियसली वो एक्सीलरेटेड होगा। फिजिक्स के क्लासेस में आपने ये सीखा होगा, मोशन चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे तो आपने ये सीखा था कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो चूंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता है कंटिन्यूअसली, इसका मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब वो एक्सीलरेटेड हो रहा है। तो एक्सीलरेटेड चार्ज बॉडीज, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक्सीलरेटेड है चूंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा, तो एक्सीलरेटेड चार्ज बॉडीज ये एनर्जी रेडिएट करेगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका एनर्जी धीरे धीरे घटते जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 इस न्यूक्लियस में आके समा जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कोई फ्लॉ है। देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यहां पर हम इस चैप्टर का एक टूर सा ले रहे हैं। इसमें हम डिटेल्स में बहुत सारे चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। डिटेल्ड वीडियोस आगे इसी प्लेलिस्ट में आने वाला है, तो आप इस वीडियो से एक अंदाज़ा लगाएंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जस्ट एक ओवरव्यू। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, इसमें एक ड्रॉबैक था। अब क्या होता है, इसी दौरान साइंटिस्ट एक नए तरह के प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे थे। हमें पता है कि प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट को पास किया जाए तो वो उसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर जाता है। इस लाइट को अगर एक स्क्रीन में प्रोजेक्ट किया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर इस व्हाइट लाइट को हाइड्रोजन गैस के थ्रू पास करवाया जाए तो उस समय एक इंटरेस्टिंग चीज होता है कि यहां पर डार्क पैचेस दिखते हैं इस तरह का। इसे कहा जाता है हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये डार्क पैचेस क्यों आता है, ये उस समय एक बहुत बड़ा सवाल था। तो इस सवाल का सलूशन लेकर आते हैं थॉमसन के ही एक और स्टूडेंट नील्स बोर। बोर ने हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये किसी भी आर्बिट्ररी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, बल्कि उसके लिए ऑर्बिट ऑलरेडी डिफाइंड होता है। फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकता है। तो बोर ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्टन स्टेबल ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें कि रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करता है, एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। और इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव एनी अदर ऑर्बिट इन बिटवीन द डिस्क्रीट वंस, मतलब इनके बीच जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं उनके बीच किसी भी आर्बिट्ररी रैंडम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूम सकता है। तो ये जो एटॉमिक मॉडल था ये ऑब्वियसली रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से एक बेहतर कॉन्सेप्ट था और इससे एटम से रिलेटेड और भी काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस एटॉमिक मॉडल को कहा जाता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इस एटॉमिक मॉडल के बारे में भी हम लोग आगे के वीडियोस में डिटेल्स में बात करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन ऑर्बिट्स को शेल्स भी कहा जाता है। अब चलिए वापस आते हैं रदरफोर्ड पे। रदरफोर्ड ने एक और एक्सपेरिमेंट में यह पाया कि अगर नाइट्रोजन को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया जाए, अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियस, अगर नाइट्रोजन को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया जाए तो बनता है ऑक्सीजन, और साथ ही साथ एक ऐसा पार्टिकल वो रिलीज करता है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है। इसी को नाम दिया गया प्रोटॉन, और इस तरह से प्रोटॉन का आविष्कार हुआ। और उसके कुछ सालों के बाद रदरफोर्ड के ही एक स्टूडेंट थे जेम्स चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा पार्टिकल खोज निकाला जिस पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो इस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन।
अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बाद जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स भी होता है और न्यूट्रॉन्स भी होता है, क्योंकि रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में ये क्लियरली पाया गया था कि मोस्ट ऑफ द मास, एटम का मोस्ट ऑफ द मास न्यूक्लियस में रिसाइड करता है। तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन जो है इसे न्यूक्लियस में ही रिसाइड करना होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर है। इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास का होता है, तो न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में ही रिसाइड करना होगा। तो इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बाद जो न्यूक्लियस है इसका भी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तब तक यही हमें पता था कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब आता है एक और बेहतर मॉडल, बोर के एटॉमिक मॉडल से भी बेहतर मॉडल, जो कि और भी बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है, वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखिए ये चीज जो है ये अभी आपके लिए हैवी हो जाएगा बहुत, और ये आपके कोर्स में भी है नहीं, तो आगे चल के आप 11th में जाके थोड़ा बहुत क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर और भी आगे चल के इसके पीछे का जो डिटेल्ड मैथमेटिक्स है वो भी आप पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इसे मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूं। अब देखिए, इसी एटम का अगर मैं एक कॉपी यहां पर कंसीडर करूं, देखिए बिल्कुल आइडेंटिकल है ये। अब मैं क्या करता हूं, अगर यहां पर इसके न्यूक्लियस में मैं एक न्यूट्रॉन जोड़ देता हूं, तो आप गौर करें कि न्यूक्लियस के चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूक्लियस के चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो न्यूक्लियस के चार्ज को अगर कोई फर्क ना पड़े, तो फिर आप देखिए कि जो ऑर्बिट्स है, इन ऑर्बिट्स के साथ एसोसिएटेड एनर्जी भी सेम होगा, इसमें जितना होगा इसमें भी उतना ही होगा। तो इसके कारण इन दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो बिल्कुल सेम होगा, भले ही इसका मास इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें एक दूसरे का आइसोटोप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आइसोटोप्स? क्योंकि आइसो का मतलब होता है सेम, और टोपोज का मतलब होता है पोजीशन। पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को उसके केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से रखते हैं। चूंकि इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो इन दोनों को हमें सेम जगह पे पीरियोडिक टेबल के सेम पोजीशन में रखना होगा, क्योंकि इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसीलिए इनको आइसोटोप्स कहा जाता है। अब अगर आप देखें कि दोनों आइडेंटिकल एटम्स, एक में हमने एक न्यूट्रॉन जोड़ दिया, दूसरे में एक प्रोटॉन जोड़ दिया। अब दोनों का मास सेम है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है, लेकिन दोनों के चार्ज में डिफरेंस है। इस न्यूक्लियस में एक यूनिट चार्ज ज्यादा है, क्योंकि एक प्रोटॉन यहां पर ज्यादा हो गया। अब एक प्रोटॉन बढ़ने के कारण एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो वो तो बाद की बात है। लेकिन यहां पर देखिए, इसमें चार्ज ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण एसोसिएटेड जो एनर्जी होगा ऑर्बिट्स का, ये एसोसिएटेड एनर्जी भी अलग होगा। इसके साथ इसे कंपेयर करें तो इनका एसोसिएटेड एनर्जी ऑर्बिट्स का ये अलग होगा, जिसके कारण इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाएगा। तो दोनों का मास तो सेम है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, तो इनको कहा जाता है एक दूसरे का आइसोबार्स। आइसो का मतलब आपको पता है सेम, और बार का मतलब होता है वेट। सेम वेट का है, लेकिन इनका केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 का 10 इलेक्ट्रॉन क्या ये फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है? क्या पहले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, दूसरे में 6 रिवॉल्व करेगा? किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेगा खुद को? इसका भी जवाब साइंटिस्ट्स ने खोज निकाला है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। मतलब क्या है इसका? चलिए मान लेते हैं ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें n का वैल्यू n इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट में n का वैल्यू 2 है, थर्ड ऑर्बिट में 3, फोर्थ ऑर्बिट में 4 एंड देन 5, 6, 7, 8, 9।
तो अगर इन ऑर्बिट्स के साथ एसोसिएटेड जो n है, n का वैल्यू 1 2 3 4 है, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बताएगा कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम बात करें, इस ऑर्बिट की बात करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल जो है ये होगा 2n²। तो 2 इंटू n का वैल्यू कितना है, 1 है, सो 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 विच इज 2। सेकेंड ऑर्बिट की अगर बात करें, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें रह सकता है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, यहां n का वैल्यू 2 हो जाएगा, सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर सकता है दैट विल बी 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18। फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या होगा, 2 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि फिफ्थ ऑर्बिट में, सिक्स्थ ऑर्बिट में, सेवेंथ ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही उसमें रिवॉल्व कर सकता है। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर, सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है इसमें एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर सकता है। तो ये तो इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातें थी जिसके बारे में आपको पढ़ना है। इसका ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। अब आगे के वीडियोस से हम लोग इस पे डिटेल्स में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जहां पर कि हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे, उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट होगा उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।